गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कूलाम के नियम का सदिश रूप। इससे पहले वाली क्लास में हमने इसका साधारण नियम जो पढ़ा था उसके अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वह दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर हम दो आवेश Q1 और Q2 लेते हैं और उनके मध्य दूरी अगर हम स्मॉल r लेते हैं तो उनके मध्य बल का मान F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के रूप में परिभाषित करते हैं। इन्हीं का उपयोग करके या इसी नियम का उपयोग करके हम इसका सदिश रूप देखते हैं जिसमें बल को सदिश राशि के रूप में व्यक्त किया गया है। तो यहां पर देखना कि हम दो आवेश ले रहे हैं Q1 और Q2। तो ये Q1 और ये क्या है Q2 है। यहाँ पर हमने माना भी है Q1 और Q2 आवेश है जो कहाँ पर स्थित है, बिंदु A और बिंदु B पर स्थित है। तो यहाँ पर ये बिंदु A स्थित है, यहाँ पर बिंदु B स्थित है। तब इनको अगर हम किसी एक प्लेन के अंदर मान लो कि ये XY प्लेन के अंदर स्थित है, तब सदिश रूप में इनकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम इनके दो स्थिति सदिश लेते हैं। कौन से? R1 सदिश और R2 सदिश, जो क्रमशः Q1 और Q2 के स्थिति सदिश को व्यक्त करते हैं। तब इनके स्थिति सदिश कितने हो गए अपने? R1 सदिश और R2 सदिश। अब हम इन दोनों से, क्योंकि कूलाम के नियम में बल को निकालने के लिए इनके मध्य दूरी आवश्यक होती है, इसीलिए हम Q1 और Q2 को के मध्य जो दूरी है उसको भी हम वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, हम डेल्टा R सदिश। तब इनके मध्य दूरी कितनी होगी? डेल्टा R सदिश होगी। तब यहां पर विस्थापन कितना हो जाएगा? डेल्टा R सदिश हो जाएगा। तब Q1 पर आवेश Q2 के कारण बल, क्योंकि कूलाम के नियम से हमने दो आवेशों के मध्य बल प्राप्त किया है कि मान लो कि अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तब बलों की दिशा क्या होगी? बाहर की ओर होगी। तब प्रत्येक आवेश जो होगा वो एक दूसरे के ऊपर बल लगाता है और परिमाण में ये दोनों समान होते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि यहां पर पहला हम देख रहे हैं कि Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल, यानी आवेश किस पर बल लगा रहा है? Q2 आवेश Q1 पर बल लगा रहा है। किस पर लगा रहा है? Q1 पर बल लगा रहा है। तब कूलाम के नियम के अनुसार मान लो कि अगर Q1 पर Q2 के कारण बल को अगर हम F12 द्वारा रिप्रेजेंट करें, यहां पर फर्स्ट जो है जिस पर बल लग रहा है और सेकेंड लेटर किसको व्यक्त कर रहा है? सफिक्स में, जिसके द्वारा बल लग रहा है, यानी F12 हो गया। तो अब F12 का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? अपना के Q1 Q2 अपॉन डेल्टा R का होल स्क्वायर। यहाँ डेल्टा R जो है इनके मध्य दूरी के परिमाण को व्यक्त करता है और यहाँ पर डेल्टा R सदिश जो होगी वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश है जो बल की दिशा को व्यक्त करता है। तब अपने को यहाँ पर डेल्टा R और डेल्टा R वेक्टर जो है यानी केप है, इनके मान हमको R1 और R2 के रूप में निकालने हैं, क्योंकि अपने पास जो दोनों के स्थिति सदिश है वो R1 R2 दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे? इसमें सदिश नियम का उपयोग करेंगे। यहां हम सदिशों के त्रिभुज नियम का यानी सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम का उपयोग करेंगे। तो यहां पर सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करते हैं तो सदिश की जो अंतिम भुजा है जो उसको बंद करने का काम करती है विपरीत क्रम में उन दोनों सदिशों के योग को व्यक्त करती है। अर्थात यहां पर अगर दो सदिश हम ले लेते हैं तो यहां पर दो सदिश कौन कौन से हो गए अपने? जैसे अगर अपने को यहां पर R1 सदिश के रूप में निकालना है तो यहां पर R2 सदिश, ये यहां पर इसका O से लेके B तक ये इसका डायरेक्शन हो जाती है क्रम। और अब यहां पर F12 किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में B से A की ओर लग रहा है, इसलिए इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? R के वेक्टर की, डेल्टा R वेक्टर की इस डायरेक्शन में हो जाएगी B से A की डायरेक्शन। तब दो क्रमागत सदिश होंगे अपने पास, डेल्टा R2 सदिश और प्लस डेल्टा R सदिश। ये दोनों इसकी विपरीत क्रम में अंतिम भुजा कौन सी? R1 वेक्टर के इक्वल होगी। किस नियम से? त्रिभुज नियम से। इसीलिए R1 सदिश इक्वल टू कितना हो जाएगा? R2 सदिश प्लस डेल्टा R सदिश।
क्योंकि हमें यहां वैल्यू डेल्टा आर सदिश की प्राप्त करनी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पर डेल्टा आर सदिश को एक तरफ रखेंगे और इन दोनों को एक तरफ ले जाएंगे, यानी R2 सदिश को हम ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 सदिश माइनस R2 सदिश प्राप्त होगा। तो यहां पर वैल्यूज कितनी हो जाएगी, अगर हम यहां पर R1 सदिश माइनस R2 सदिश को एक सिंगल वैल्यूज के थ्रू, क्योंकि यहां पर R1 सदिश माइनस R2 सदिश एक दूरी को व्यक्त कर रही है, विस्थापन को व्यक्त कर रहा है, इसलिए हम विस्थापन सदिश को कितना ले लेते हैं, R12 सदिश। यानी ये R12 सदिश जो है ये क्या कर रहा है, इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी को व्यक्त कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि ये डेल्टा आर सदिश के बराबर है, इसलिए इसका परिमाण जो होगा वो भी किसके, डेल्टा आर के परिमाण के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर डेल्टा आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इसके परिमाण को डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा आर का जो परिमाण होगा वो R12 के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तब यहां पर समीकरण 1 में डेल्टा आर केप और डेल्टा आर की जगह हम यहां से इनके मान रखेंगे, क्योंकि डेल्टा आर सदिश जो है वो किसके, R12 सदिश के बराबर है, इसीलिए यहां पर जो आर डेल्टा आर केप जो होगा यानी एकांक सदिश होगा वो भी किसके, R12 केप के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, R12 केप के बराबर होगा। तब हम यहाँ पर इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस से अगर हम देखते हैं तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस जो है दोनों, इससे हम मान इसमें देखते हैं कि इसमें मान पुट करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा आर की जगह तो क्या पुट कर देंगे हम, सिंपली R12 पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे यहाँ पर, R12 जो इनके मध्य दूरी के परिमाण को व्यक्त करता है, तथा एकांक सदिश जो क्या करता है, F12 की दिशा को व्यक्त करता है, इसीलिए वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर्स की, F12 सदिश इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 केप हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम कितनी दे देंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने Q1 आवेश पर Q2 के कारण यहाँ पर बल को प्राप्त किया है, उसी प्रकार हम Q2 पर Q1 के कारण यहां पर बल को प्राप्त करेंगे। तो बल को प्राप्त करेंगे तो यहां पर जो वैल्यूज है वो वैसी की वैसी आएगी, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला दोनों के लिए सेम, आवेश अपने पास दोनों सेम है, बस इनकी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, यहाँ पर अपोजिट है। तब हम देखते हैं यहाँ पर कि F21 के लिए जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर वो क्या, किस दूरी की जो या विस्थापन की जो डायरेक्शन होगी दोनों आवेशों के मध्य दूरी डेल्टा आर, वो किस डायरेक्शन में होगा, यहां पर F21 की डायरेक्शन में। तब यहां पर जो सदिश नियम लगेगा त्रिभुज संयोजन का, यहां पर वो कितना लगेगा, अब की बार दो क्रमागत सदिश कौन से होंगे अपने, R1 और डेल्टा आर, और यहां पर बंद करने वाली भुजा कौन सी होगी, R2 सदिश के रूप में होगी। और जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर जो डेल्टा आर सदिश का जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, R2 सदिश माइनस R1 सदिश, यानी पहले वाले के विपरीत आएगा। तो इसी को हम यहां पर R21 सदिश के रूप में यहां पर व्यक्त कर सकते हैं। किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, R21 सदिश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः Q2 पर Q1 के कारण बल का जो फॉर्मूला में प्राप्त होगा, इसी की तरह वो कितना प्राप्त होगा, कि Q1 Q2 और अपॉन R21 का होल स्क्वायर और R21 केप। अब यहां पर R12 केप और R21 केप जो है वो एकांक सदिश है, और ये किसकी दिशा में एकांक सदिश है, ये दोनों आवेशों पर लगने वाले बलों की दिशा में एकांक सदिश है। तो हम यहां पर अब यहां पर F12 और F21 के मध्य हम संबंध को देखेंगे। तो इसके लिए यहां पर हम कुछ रफ करेंगे, इसलिए आप यहां पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई टॉपिक मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम यहां पर थोड़ा सा रफ करके इसको कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा है कि अपने पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है, तो यहां पर हमको पता है चूंकि R12 केप इक्वल टू माइनस R21 केप,
क्यों? क्योंकि यहां पर देखना कि F12 की दिशा और F21 की जो दिशा है वह दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो यहां पर हमको पता है कि एकांक सदिश परिमाण में तो समान होते हैं, तो अर्थात ये परिमाण में तो दोनों के एक दूसरे के बराबर है, परंतु किस में विपरीत है? ये दिशा में विपरीत है, इसलिए ये एक दूसरे के इक्वल रहेंगे और साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का आएगा। यहां पर इसके अलावा यहां पर हम देखते हैं कि अपने पास जो मान वैल्यूज निकली थी यहां पर पीछे, कि यहां पर जो R21 है और R12 सदिश है, ये एक दूसरे को यहां पर क्या किया? इंटरचेंज करने पर प्राप्त हुआ है। अर्थात अगर हम दो संख्याएं लेते हैं और उनका अंतर लेते हैं तो या तो वो अंतर क्या आएगा? धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। अर्थात बड़ी संख्या से अगर छोटी संख्या को घटाएंगे या छोटी से बड़ी को घटाएंगे तो अंतर क्या आएगा? धनात्मक या ऋणात्मक आएगा, परंतु उस अंतर का जो परिमाण होता है वह समान प्राप्त होता है। इसीलिए यहां पर इनके लिए इस कंडीशन में भी यहां पर R12 सदिश का जो मोड होता है, अर्थात अगर हम सिंपली इसको लिख सकते हैं, एक बार इसको इस तरह लिख लेते हैं, R21 सदिश या R12 इक्वल टू क्या होगा? R21 होगा। कितना होगा? R12 इक्वल टू R21 होगा। तब इनका उपयोग हम क्या करेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में हम इसका उपयोग कर लेते हैं, तो हम इसका उपयोग यहां पर समीकरण नंबर 4 में कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं? यहां पर समीकरण नंबर 4 में कर लेते हैं। तो यहां पर देखना 4 में रखने पर यहां पर वैल्यूज कितनी है अपने पास? F21 सदिश इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, अब यहां पर R21 का स्क्वायर है, इस R21 की जगह क्या रख देंगे? 12 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? R12 का स्क्वायर। और यहां पर केप के लिए भी यहां पर R21 है, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे? यहां पर माइनस R12 का केप रखेंगे। तो वैल्यूज कितनी हो जाएगी यहां पर? माइनस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 12 और यहां पर R12 का केप। तो अब यहां पर स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हो कि जब हमने इक्वेशन 4 में ये वैल्यूज पुट की तो अपने पास जो ये मान आ रहा है F21 का, वो मान किसके समान प्राप्त हो रहा है? हमें F12 के बराबर प्राप्त हो रहा है। यहां पर देखना K Q1 Q2 और नीचे R12 का स्क्वायर और यहां पर R12 केप, तो ये दोनों मान क्या हो रहे हैं? अपने समान प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां पर परिमाण तो दोनों के समान है, परंतु यहां पर ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, तो ऋणात्मक चिन्ह क्या व्यक्त करता है यहां पर? कि दोनों की दिशाएं क्या है? भिन्न भिन्न है। क्या है? दिशाएं भिन्न भिन्न है। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं यहां पर, अर्थात यहां पर F21 जो होगा अपना, वो कितना होगा? माइनस F12 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? माइनस F12 के बराबर होगा। तथा F21 इक्वल टू होगा मोड ऑफ F12 के, अर्थात दोनों परिमाण में क्या होंगे? समान होंगे। यहां सिंपली हम लिख सकते हैं यहां पर F21 इक्वल टू F12, अर्थात दोनों ही बल जो होंगे वो एक दूसरे के समान यानी बराबर प्राप्त होंगे हमें। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको हम एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इस सदिश रूप में देखा है कि दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला कूलाम बल होता है वह एक दूसरे के समान होता है, अर्थात इनका परिमाण में जो मान होता है वह समान होता है, परंतु इनकी दिशा क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। अर्थात यहाँ पर दो आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण का परंतु विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना कूलाम के नियम का सदिश रूप।